स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। आरटीआई एक्ट का लास्ट चैप्टर 6 मिसलेनियस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये चैप्टर कंसिस्ट करता है सेक्शन 21 टू 31। ठीक है, सेक्शन 21 देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, गुड फेथ में किया हुआ किसी कार्य का क्या लाभ मिलेगा, ये हमें सेक्शन 21 बता रहा है। No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or any rule made thereunder। ठीक है, तो कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट लाए नहीं होगी अगर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य किस में किया गया है, गुड फेथ में किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गुड फेथ का लाभ मिलता है सेक्शन 21 में। अब देखिए सेक्शन 22, एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक है, इस एक्ट का प्रभाव कैसा होगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, यानी कि ये अदर लॉज पे ओवर राइड करेगा। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग anything inconsistent therewith contained in the Official Secret Act 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act। ठीक है, तो सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 या किसी अदर लॉ में कोई ऐसी बात कही गई है जो इस एक्ट के यानी कि आरटीआई एक्ट के असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पर उस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी और यही एक्ट अप्लाई होगा। क्लियर है। अब देखिए सेक्शन 23 डील कर रहा है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है उसको बार कर रहा है सेक्शन 23। नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट, एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this act। ठीक है, तो सेक्शन 23 क्या कह रहा है कि कोई भी कोर्ट, ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी कोई भी सूट, एप्लीकेशन या कोई भी अदर लीगल प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए किसी आदेश के संबंध में। ठीक है, और ऐसा कोई भी आदेश जो इस एक्ट के अंतर्गत पास किया गया है, इशू किया गया है, वो प्रश्नगत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद क्या दिया हुआ है, अपील, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपील की जा सकती है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी सूट, एप्लीकेशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में। क्लियर है। चलिए सेक्शन 24 डील कर रहा है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये एक्ट जो है सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पे, कुछ निश्चित ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ निश्चित संगठन हैं जिस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 24 थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस established by the central government or any information furnished by such organization to that government। इस एक्ट की कोई भी बात अप्लाई नहीं होगी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है, अब एक बार नज़र मार लेते हैं हम सेकेंड शेड्यूल पे। देखिए ये है आपका सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, और ये दिए गए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है ये ऐड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन और 7th वाला रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। आपको बस क्या करना है, एक बार इन पर नज़र मार लेनी है एग्ज़ाम के पहले। तो ये सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई नहीं हो रहा है ये एक्ट और कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो इस सेक्शन को हम हिंदी में भी कवर करेंगे। अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू ना होना। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि इस एक्ट की कोई भी बात सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशंस को लागू नहीं होगी जो कि
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए गए ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे संगठनों के द्वारा फर्निश की गई कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस गवर्नमेंट को दी गई है, उस इंफॉर्मेशन पर ये एक्ट जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, प्रोविजो देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड अंडर दिस सब सेक्शन। परंतु भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अवर्जित नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से अपवाद हैं। एक है करप्शन और दूसरा है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि करप्शन से रिलेटेड है या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मामलों से रिलेटेड है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पर ये जो सबसेक्शन 1 है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे मामलों पर ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन sought for is in respect of allegation of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in Section 7, such information shall be provided within 45 days from the date of receipt of request। परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोविजो क्या कह रहा है कि अगर किसी केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन राइट के वायलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ऐसे में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अप्रूवल के बाद ही दी जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसका अप्रूवल चाहिए ह्यूमन राइट के वायलेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का अप्रूवल चाहिए। और सेक्शन 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है कितने दिनों के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी उसकी रिक्वेस्ट से, 45 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो की पॉइंट्स हैं। सबसेक्शन 2, the central government may, by notification in the official gazette, amend the schedule by including therein and any other intelligence or security organization established by that government or omitting therefrom any organization already specified therein, and on the publication of such notification, such organization shall be deemed to be included in or as the case may be omitted from the schedule। तो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, केंद्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके संशोधन कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा जो शेड्यूल दिए गए हैं उनको अमेंड कर सके। ठीक है, उन शेड्यूल में अदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को वो इंक्लूड भी कर सकती है और उनको ओमिट भी कर सकती है, यानी हटा भी सकती है। ठीक है, और ऐसा जो नोटिफिकेशन होगा उसके पब्लिकेशन पर उस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया गया है या ओमिट किया गया है मान लिया जाएगा। क्लियर है, तो अमेंडमेंट की बात है यहाँ पर सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 देखिए, एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो धारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। सबसेक्शन 4, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू such intelligence and security organization being organization established by state government as that government may from time to time by notification in the official gazette specify। इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं जिन्हें वह सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि इस एक्ट की कोई भी बात जो है वो किसी ऐसे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को लागू नहीं होगी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं।
ठीक है, या फिर उस गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई किए गए हैं। सब सेक्शन 1 में किसको अप्लाई नहीं हो रही थी? उन ऑर्गेनाइजेशन को जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। और वहीं सब सेक्शन 4 में क्या कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रोविजो आ गया कि provided that the information pertaining to the allegation of corruption and human right violation shall not be excluded under this subsection। परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अवर्जित नहीं की जाएगी। ठीक है, सेम प्रोविजो है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो करप्शन या ह्यूमन राइट के वायलेशन के मैटर से डील कर रही है तो उसको इस सबसेक्शन के अंतर्गत एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई मामला करप्शन या ह्यूमन राइट से रिलेटेड है तो वहाँ पर ये एक्ट एब्सोल्युटली लागू होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट फॉर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट द इंफॉर्मेशन शैल ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में क्या था? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अप्रूवल ज़रूरी था और यहाँ पर क्या है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का अप्रूवल ज़रूरी है अगर कोई ऐसी जानकारी प्रोवाइड करनी है जो ह्यूमन राइट के वायलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 7 में किसी बात के होते हुए भी सच इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है उस रिक्वेस्ट की प्राप्ति से 45 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सेम प्रोविजो है, परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर दी जाएगी। सबसेक्शन 5 देखिए, एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो धारा 4 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेक्शन 25, ये डील कर रहा है आपका मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग से। ठीक है, रिपोर्टिंग कौन करेगा? मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शेल एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या कह रहा है यहाँ पे? आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर prepare a report on the implementation of the provision of this act during that year and forward a copy thereof to the appropriate government। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जितनी जल्दी पॉसिबल हो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और उसके और इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस ईयर के दौरान, ठीक है, एक कॉपी किसको भेजेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा। यानी कि अगर कोई रिपोर्ट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन तैयार कर रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन तैयार कर रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए सबसेक्शन 2, Every ministry of department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purpose of this section। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी आधिकारिकता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित हैं और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? ईच मिनिस्ट्री और ईच डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी के संबंध में उनके क्षेत्राधिकार में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा और प्रोवाइड किसको करेगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, जो कि
रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगी इस सेक्शन के अंतर्गत और इस सेक्शन के प्रोविजंस के लिए उस इंफॉर्मेशन को देने और उनके रिकॉर्ड्स रखने से संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको कंप्लाई करें। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 3। ईच रिपोर्ट शैल स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर टू विच द रिपोर्ट रिलेट्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू ईच पब्लिक अथॉरिटी। प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा। प्रत्येक लोक अधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 ये बता रहा है कि उस प्रत्येक रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होगा। प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष से संबंधित, ठीक है, उस ईयर की, जिस ईयर की वो रिपोर्ट है उस ईयर से संबंधित ये सभी चीज़ें मेंशन होगी। क्लॉज ए, प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी से की गई जो रिक्वेस्ट है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कितनी रिक्वेस्ट की गई हैं वो संख्या उसमें दर्ज होगी। क्लॉज बी, द नंबर ऑफ डिसीजंस वेयर एप्लीकेंट्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स परसुएंट टू द request, the provision of this act under which these decisions were made and the number of times such provision were invoked। ऐसे विनिश्चयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे। इस अधिनियम के वे उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था। और उस रिपोर्ट में क्या होगा, वो सभी डिसीजंस जो लिए गए हैं उनकी संख्या जहां पर एप्लीकेंट्स जो थे यानी कि जो आवेदक थे, ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हकदार नहीं थे इस एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत जहां ऐसे डिसीजन लिए गए थे, और उतने समयों की संख्या, उतने टाइम्स की संख्या भी मेंशन होगी जब ऐसे प्रोविजंस को इन्वोक किया गया। ठीक है, क्लॉज सी देखिए, द नंबर ऑफ अपील्स रेफर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी फॉर रिव्यू द नेचर ऑफ द अपील एंड द आउटकम ऑफ द अपील्स। पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष। ठीक है, और क्या मेंशन होगा, कितनी संख्या में अपील हुई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, ठीक है, उनके रिव्यू के लिए, और उस अपील का क्या नेचर था, अपील का क्या आउटकम आया, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। क्लॉज डी, पर्टिकुलर ऑफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन अगेंस्ट एनी ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियाँ। ठीक है, अगर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाहियों के लिए, ठीक है, तो उनके पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे। क्लॉज ई, द अमाउंट ऑफ चार्जेस कलेक्टेड बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम। ठीक है, तो ऐसे चार्जेस के भी अमाउंट उसमें मेंशन होंगे। क्लॉज एफ, एनी फैक्ट विच इंडिकेट एन एफर्ट बाय द पब्लिक अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द स्पिरिट एंड इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट। कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं, और ऐसे कोई फैक्ट जो कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किए गए एफर्ट्स को इंडिकेट करते हैं इस एक्ट के इंटेंशन और स्पिरिट को एडमिनिस्टर और इम्प्लीमेंट करने के लिए। Clause G, recommendation for reform, including recommendation in respect of the particular public authorities for the development, improvement, modernization, reform or amendment to this act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalizing the right to access information। सुधार के लिए सिफारिशें जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं। ठीक है, तो क्लॉज जी क्या कह रहा है कि रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशंस, ठीक है, और ऐसी रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड होंगी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटीज़ के संबंध में, उसके डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म या इस एक्ट के अमेंडमेंट के लिए
या अदर लेजिस्लेशन या कॉमन लॉ या कोई अदर मैटर जो कि इंफॉर्मेशन के एक्सेस कराने के अधिकार से संबंधित है, ऐसी सारी रिकमेंडेशंस मेंशन होंगी। किसमें? उस रिपोर्ट में जो कि हर साल दी जाएगी। किसके द्वारा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। अब देखिए सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस मे बी एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर कॉज अ कॉपी of the report of the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be referred to in subsection 1 to be laid before each House of Parliament or as the case may be before each House of the State Legislature where there are 2 houses and where there is 1 House of the State Legislature before that House। ठीक है। यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का 1 सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके प्रत्येक वर्ष के अंत में एक कॉपी कौन सी रिपोर्ट की, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा प्रिपेयर की गई है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, ठीक है, और विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जहां पर 2 हाउसेस हैं वहां पर दोनों हाउसेस के सामने और जहां एक हाउस है वहां पर उस हाउस के सामने रखवाएगी। ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 5, इफ इट अपीयर्स to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be that the practice of a public authority in relation to the exercise of its function under this act does not conform with the provision or spirit of this act. It may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity. यदि केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए सिफारिश कर सकेगा। तो सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अगर ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है, इस एक्ट के अंतर्गत जो पब्लिक अथॉरिटी के फंक्शंस हैं जो वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, और उसकी पद्धति को पूरा करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो फंक्शंस उस अथॉरिटी के अनुरूप नहीं हैं, ठीक है, तो वो ऐसे में क्या कर सकता है, उस अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकता है और कुछ ऐसे स्टेप बता सकता है जो कि उस पब्लिक अथॉरिटी को उसके फंक्शंस के ओर अनुरूप बनाने के लिए ज़रूरी हो। क्लियर है। सेक्शन 26 डील करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स, समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक develop and organize educational programs to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities, as to how to exercise the rights contemplated under the Act. जनता की विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो प्रोग्राम्स प्रिपेयर कर सकेगी सेक्शन 26 के प्रोविजंस के अंतर्गत। लिखा है सबसेक्शन 1 में कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज की उपलब्धता की सीमा तक डेवलप कर सकेगी और ऑर्गेनाइज करा सकेगी ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जनता की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उनको इस एक्ट के अंतर्गत कौन से राइट्स अवेलेबल हैं और वो कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप और ऑर्गेनाइज करा सकेगी। क्लॉज बी, encourage public authorities to participate in the development and organization of programs referred to in clause A and to undertake such programs themselves. लोक प्राधिकारियों को खंड का में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने
और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी। ठीक है, तो क्लॉज ए में जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ को एनकरेज कर सकेगी कि वो पार्टिसिपेट करें ऐसे प्रोग्राम्स में और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लें, स्वयं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्लॉज सी, प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन समय से पहुंचाने के लिए और उनको प्रभावी बनाने के लिए प्रमोट कर सकेगी। Train central public information officer or state public information officers, as the case may be, of public authorities and produce relevant training material for use by the public authorities themselves. लोक प्राधिकारियों के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरण द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेन करेगी। ठीक है, ट्रेनिंग देगी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा पब्लिक अथॉरिटीज़ के उपयोग के लिए रिलेवेंट ट्रेनिंग मटेरियल प्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे सकेगी। सबसेक्शन 2 देखिए, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विदिन 18 months from the commencement of this act compile in its official language a guide containing such information in an easily comprehensible form and manner as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this act. समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 18 मास के भीतर अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस एक्ट के कमेंसमेंट के 18 महीनों के अंदर, कितने महीनों के अंदर, 18 महीनों के अंदर अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में एक गाइड को प्रोवाइड करवा सकेगी, कंपाइल कर सकेगी और उस गाइड में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि बहुत ही इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल होगी, यानी बहुत ही इजी लैंग्वेज में होगी और बहुत ही इजी फॉर्म में उसको कंपाइल किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत अपने किसी अधिकार का यूज़ करना चाहता है, उसको एक्सरसाइज करना चाहता है, तो वो इजीली कर सके। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 पे, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इफ नेसेसरी अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 एट रेगुलर इंटरवल्स विच शैल इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ सबसेक्शन 2 इंक्लूड। समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो उपधारा 2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी जिसमें विशिष्टता और उपधारा 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा। सबसेक्शन 3 कह रहा है अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ज़रूरी समझती है तो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो गाइडलाइंस रेफर की गई हैं उनको अपडेट कर सकेगी और पब्लिश कर सकेगी रेगुलर इंटरवल्स पे और पर्टिकुलरली, और सबसेक्शन 2 में जो बात कही गई है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और जो गाइडलाइन होगी उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी अब हम ये देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इस अधिनियम के उद्देश्य, द पोस्टल एंड स्ट्रीट एड्रेस, द फोन एंड फैक्स नंबर एंड इफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस ऑफ द Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be of every public authority appointed under subsection 1 of section 5। धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फ़ोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता। ठीक है, तो जो गाइडलाइन पब्लिश करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक्ट का ऑब्जेक्ट मेंशन होगा। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी जो कि अपॉइंट की गई है
और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस, और यदि कोई फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर है तो वो, और पोस्टल और स्ट्रीट एड्रेस मेंशन होंगे। Clause C, the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a central public information officer or state public information officer as the case may be। वह रीति और प्रारूप जिसमें यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा। क्लॉज सी कह रहा है कि वो मैनर और वो फॉर्म, ठीक है, वो रीति और वो प्रारूप जिससे कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना चाहता है या रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो उस मैनर और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर सके। क्लॉज डी, द असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम एंड द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य। और क्या मेंशन होगा उसमें, इस एक्ट के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से उपलब्ध सहायता और उस ऑफिसर या अथॉरिटी के कर्तव्य इंक्लूड किए जाएंगे। Clause E, the assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता। All remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this act including the manner of filing an appeal to the Commission। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिसके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है, ठीक है। और क्या होगा उस गाइडलाइन में, और वो सभी रेमेडीज अवेलेबल होंगी उस गाइडलाइन में कि अगर इस एक्ट के द्वारा इम्पोज की गई या कन्फर की गई राइट्स और ड्यूटीज़ के संबंध में अगर कोई असफल रहता है या कोई कार्य करने में असफल रहता है तो उसके रिगार्डिंग जो रेमेडीज़ हैं वो मेंशन होंगी, और कमीशन को अपील कैसे फाइल की जाए वो रीति भी मेंशन होगी। क्लॉज जी, द प्रोविजंस प्रोवाइडिंग फॉर द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 4। धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए प्रावधान करने वाले उपबंध। The notices regarding fees to be paid in relation to request for access to an information, किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं। Any additional regulation or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this act। इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र। और सबसेक्शन 4 कह रहा है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मस्ट इफ नेसेसरी अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। समुचित सरकार को यदि आवश्यक हो नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो सेक्शन 26 में हमने पढ़ी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 26 में दी गई हैं। अब आ जाइए सेक्शन 27 पे जो कि डील करता है पावर टू मेक रूल्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। अब नियम बनाने की शक्ति के बारे में हमें सेक्शन 27 में पढ़ना है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैसे नियम बनाएगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए। सब सेक्शन 2 देखिए, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, ठीक है। तो जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो शक्तियाँ दी गई हैं इस एक्ट में उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
अब देखिए किन मैटर्स पे वो नियम बना सकती है। द कॉस्ट ऑफ द मीडियम और प्रिंट कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटीरियल्स टू बी डिसेमिनेटेड अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4। धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य के बारे में। क्लॉज बी, द फी पेएबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6। धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन संदेय फीस। द फी पेएबल अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5 और सेक्शन 7। धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन संदेय फीस। क्लॉज सी ए आपका 2019 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 एंड द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। धारा 13 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि के बारे में नियम बना सकेगी। क्लॉज सी बी देखिए, द सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 13 एंड द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 16। धारा 13 की उपधारा 5 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा 5 के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों के बारे में नियम बना सकेगी कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द officers and other employees under subsection 6 of section 13 and subsection 6 of section 16। धारा 13 की उपधारा 6 और धारा 16 की उपधारा 6 के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें। क्लॉज ई, द प्रोसीजर टू बी adopted by the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be in deciding the appeals under subsection 10 of section 19। धारा 19 की उपधारा 10 के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किए जाएं, इन सभी मैटर्स पे, ठीक है, ये जो मामले दिए हुए हैं क्लॉजेस में, इन सभी मामलों से रिलेटेड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना सकेगी। अब आ जाइए सेक्शन 28 पे, जो कि डील कर रहा है पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। ध्यान रखिएगा 27 में हमने पढ़ा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूल्स बनाने की शक्ति और 28 में हम पढ़ना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूल्स बनाने की शक्ति। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेंगे। ठीक है, सेम टू सेम है सब सेक्शन 1 कि जो नियम बनाए जाएंगे वो इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए बनाए जाएंगे और कहाँ पे पब्लिश होंगे? ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा। सब सेक्शन 2 देखिए, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। सब सेक्शन 2 में भी यहाँ पे सेम चीज़ बोली गई है कि विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे नियम बनाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि इस एक्ट की जो फोरगोइंग पावर्स हैं उन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। अब देखिए किन मैटर से रिलेटेड रूल्स बनाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द कॉस्ट ऑफ द मीडियम और प्रिंट कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटीरियल्स टू बी डिसेमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4। धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य। ठीक है, ये भी सेम है, मतलब कि ये जो पॉइंट है इस पे रूल कौन बना सकती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बना सकती है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी बना सकती है। द फी पेबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6। धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन संदेय फीस, तो इसका सेकेंड क्लॉज भी सेम ही है सेक्शन 27 जैसा। द फी पेएबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन संदेय फीस।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया। जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की थी हमने सेक्शन 27 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में, तो वहाँ पर क्या था, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फी से रिलेटेड रूल्स बना रही थी वो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 5 दिया हुआ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 7 का ओनली सब सेक्शन 1 दिया है। और क्लॉज 4 देखिए, एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किए जाएं। और इसका जो लास्ट क्लॉज है वो क्लॉज एफ के जैसा है। ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिए, इतना ही बहुत है। बस आपको मेन क्या ध्यान रखना है, मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा किसको शक्ति है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को शक्ति है सेक्शन 28 में, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को शक्ति है सेक्शन 27 में। बस इतना ही याद रखिएगा। अब देखिए सेक्शन 29 जो कि डील कर रहा है लेइंग ऑफ रूल्स, नियमों का रखा जाना। ठीक है, नियम कहाँ रखे जाएंगे? एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट while it is in session for a period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, as if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both houses agree in making any notification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. तो इस अधिनियम के अधीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कितने दिनों के लिए रखा जाएगा? 30 दिनों के लिए रखा जाएगा, जब संसद 1 या 2 से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में हो। और अगर दोनों हाउसेस, ठीक है, यानी कि दोनों सदन इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं कि जो रूल्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर हाउस इस बात पे एग्री हो जाए कि वो जो रूल है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करने के बाद वो जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं या तो वो मॉडिफाइड फॉर्म में इफ़ेक्टिव होंगे या फिर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, और उस नियम के मॉडिफाइड या उसका एनलमेंट होने के पहले की गई किसी भी बात की वैलिडिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसेक्शन 2 देखिए, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट बाय अ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ नोटिफाइड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बनाए जाएंगे वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे 30 दिन की अवधि के लिए। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स बनाए जाएंगे तो वो प्रत्येक नियम जैसे ही वो बनते हैं वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। अब आ जाइए सेक्शन 30 पे, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। If any difficulty arises in giving effect to the provision of this act, the central government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provision of this act as appear it to be necessary or expedient for removal of the difficulty. सबसेक्शन 1 कह रहा है कि अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, उनको प्रभाव में लाने के लिए कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है, कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा ऑर्डर पब्लिश कर सकेगी और ऐसे प्रोविज़न्स बना सकेगी जो इस एक्ट के प्रोविज़न से इनकन्सिस्टेंट ना हो, यानी कि असंगत ना हो, और जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरी समझे या एक्सपीडियंट समझे, यानी कि समीचीन समझे, तो वो ऐसी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स ले सकती है। यहाँ पर एक प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और प्रोविज़ो इसका ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी आदेश जो इस सेक्शन में दिया गया है वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के 2 साल की एक्सपायरी के बाद, यानी 2 साल के ख़त्म होने के बाद नहीं बनाया जाएगा। ऐसे रूल्स हैं जो डिफ़िकल्टी अराइज कर रहे हैं और उनको रिमूव करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रूल्स बनाने हैं तो वो 2 साल के अंदर अंदर बनाए इस एक्ट के कमेंसमेंट से। सबसेक्शन 2 देखिए, एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन
shall as soon as may be after it is made be laid before each house of parliament। ठीक है, प्रत्येक आदेश जो इस सेक्शन के अंतर्गत बनाया जाएगा, जैसे ही वो बनता है वैसे ही वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 31 पे, जो कि बात कर रहा है रिपील की, यानी कि निरसन की। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इज हियर बाय रिपील्ड। ठीक है, अब 31 क्या बोल रहा है कि जब से RTI एक्ट 2005 इन्फोर्स में आया है, तो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 वाला, वो यहाँ पे रिपील किया जाता है। क्लियर है? और अब ये दिए हैं हमें शेड्यूल। ठीक है, ये है फर्स्ट शेड्यूल और ये है सेकंड शेड्यूल। ठीक है, बस आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अपनी बेयरएट से। और जिसको भी इंग्लिश या हिंदी की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकता है। मैं टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।